दो लाइनें गाने के लिए माने आप कैसे, कहा किसने? तकरीबन 3 से 5 मिनट गुजर गए हैं बात करते हुए। मैंने कहा शाश्वत देखो, मैंने लुधियाना जाना था फिर साउंड चेक, लेकिन अभी मैंने माइक उठा लिया है। देन ही स्टार्टेड। प्रोड्यूसर्स मेरे दरवाजे के बाहर हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर ये लाइन गा देंगे तो ये मेरा गाना प्लेस हो जाएगा। मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा कि एक लाइन और कुछ लफ्जों में किसी ने पूरी कायनात को इतना हिला दिया हो। 2-2:30 बजे होंगे मेरे ख्याल, तो टेक्स्ट आया मुझे। इट वॉज जैस्मिन सैमलेस। उन्होंने पहले क्लिप भेजा, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये आपका गाना रिलीज हो गया। मेरे को बताओ कि वो 45 मिनट्स में जी। आपने इतनी रूहानियत से वो लाइन लिखी। जी, लिखी तो होगी 1.5-2 मिनट में। आपको बहुत बहुत प्रणाम। हु इज द रियल सतिंदर सरताज? आई एम अ वेरी वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। मेरी टेलीविजन की सबसे पहली जो अपीयरेंस है वो यामी के फादर मुकेश गौतम सर की वजह से है। उनको कोई चाहिए था जो लाइव सूफी गा सके, तो उन्होंने किसी से बोल के मुझे बुलाया। मैं वहां गया, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम गाओगे, क्या पहनोगे? मेरे पास एक सलवार कमीज था। मैंने लड़के को बोला यार कि ये ब्लैक जो पर्दा है ये उतार दो, तो मैंने वो उस पर्दे को ऐसे अपना लिबास जो है पहली बार जिंदगी में वो लिबास वैसे आया। हॉस्टल में आप थे, लिखना वहां से शुरू किया है या होशियारपुर में भी लिखते थे? मसला दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो, जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो। तेरा किस्सा मुकम्मल ही समझ आ जाएगा, एक पहली और एक आखिरी मुलाकात लिखो। इनिशियल स्टेज पे मैंने पोइट्री इतनी पढ़ी कि उसकी बहरबंदी, उसका काफिया रदीफ, उसका वजन, उसका तवाजन, उसका सारी चीजें की टेक्निकलिटी आपको समझ आ गई। तो इसलिए आपकी जितनी पोइट्री सरताजियत आ गई। हाँ, आपकी जो शायरी है उसमें लोनलीनेस नजर आती है। मैं जितना अकेला रहूंगा उतना ज्यादा खुश रहूंगा। अरसा लगा, एक डेकेड लगा, तो फिर वो धीरे धीरे राब्ता हुआ, हम खुलने लगे, थोड़ा मिलने लगे। हार्ट ब्रेक कुछ बहुत ज्यादा हुआ। हुण उदासी चों भी मिल जांदा सुकून, दिल दियां वीरानियां भी खूब ने, बेवजह नादानियां भी खूब ने, इश्किया परेशानियां भी खूब ने। साईवे देखा जाए तो फेम वहां से आपकी शुरू हुई। जब तक एक गाना नहीं बनता आपको खाना नहीं मिलेगा। रोज गाना कहाँ से आए? ये आमद की चीज है, आप बरामद थोड़ा ना कर सकते। तो एक दिन थोड़ी भूख भी लगी है, मिजाज में थोड़ी वो खालिश भी है, लेकिन आप डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। तो उस जद्दोजहद से निकला साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़े बन्ने लाई, साईं वे देखी ना परोसे आजमाई, साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई। आपको नहीं लगता कि आपको कोई प्रेशर है कि आजकल जेनजी के लिए मेरे को ऐसे अडेप्ट कर लेना चाहिए? यहाँ भी एक बहुत कट थ्रोट इंडस्ट्री है, आपको रोजमर्रा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा ये लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट वे कि मैं बहुत कंटेंट हूँ। मैंने कभी गाने रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कभी गाना सुना नहीं, देखना तो क्या कि अच्छा कितने मिलियन व्यू हो गए, किसने क्या देख लिया क्या नहीं। फिरदौस, नज़्म गा, हाँ वो मेरे पर्शियन इंप्रेशन, क्योंकि मैंने फारसी पढ़ी है यूनिवर्सिटी में। मेरी ये मोहब्बत है बड़ी इन जुबानों से। कभी मुझे एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी ज़िंदगी में कि अच्छा मौसीकी और शायरी, तो मैं शायरी ही करूँगा। मेरे लिए ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है, संगीत से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। भांगड़ा के गाना, पहले मैं आपको बता दूं, मैं गवैया नहीं था, मैं भंगड़ा प्लेयर ही था। लेकिन अब ऑब्वियसली अब तो सारा कुछ यही हो गया है, तो मौसीकी ही ठीक है। एक गाना जिसने आपकी जिंदगी को बदल दी? वो एक गाना था मेरा निक्की जी कुड़ी, आपने कभी सुना होगा। वो एक इंसिडेंट था मेरे साथ हुआ, आप चाहे बाद में काट देना, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही हाईएस्ट रैंक ऑफ हरियाणा पुलिस थे, तो उनकी वाइफ कह रही है आप मेरे सिर पे हाथ रख दोगे। अब आप सोचिए ये कितनी कैसी सिचुएशन। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, वो थोड़े कोई नहीं देख रहा होता, मैं कहता हूँ अच्छा रख देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, है ना। सत श्री अकाल जी, सतिंदर सरताज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर जिसका नाम है बातें दिल से विद नाविका कुमार। और मैं चाहती हूँ कि आज हम जो भी बात करें दिल से करें, क्योंकि आप लफ्ज़ों के गुरु हैं और आपके लफ्ज़ों में इतनी
रूहानियत भी है और इतनी शक्ति भी है। अरे। तो मैं चाहूँगी जो भी आप कहें दिल से कहें। Sure. Thank you so very much, Navika ji, and having me here. The honor is all mine and pleasure. I'm so joyous कि आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, और बातें या तो हम करते नहीं हैं या सिर्फ दिल से करते हैं, बस यही वाह, शायद एक खूबी है। जी वाह वाह, क्या बात है। जी। मैं सबसे पहले तो कहूँगी प्योर पंजाबी स्टाइल में, फ्रॉम वन पंजाबी टू अनदर, हाँ जी, मुबारकां जी। मेहरबानी। From one Hushiyarpuriya to another end. To यस, be very precise. बिल्कुल। ते मुबारका जी। जी। मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा कि एक लाइन और कुछ लफ्ज़ों में किसी ने पूरी कायनात को इतना हिला दिया हो जिस तरह धुरंधर की गाने की एक लाइन में आपने सबको हिला दिया है। कैसे हुआ ये सब इसका प्रोसेस? प्रोसेस? 2 लाइनें गाने के लिए माने आप कैसे, कहा किसने? अच्छा। पूरी कहानी जाननी है। अच्छा अच्छा। तो इट वाज 15th of March and film released on 18th, बिल्कुल। I think. द प्रीव्यू ऑन 18th And फिल्म। but the music launch was on 17th. करेक्ट। So it was 15th and 2 p.m. I was in Chandigarh, तो मेरा शो था उस दिन लुधियाना। I was about to leave for sound check. जनरली मैं खुद करता हूँ, तो हमारा एक साउंड इंजीनियर है, वो भी हुशियारपुर से है, बड़े अरसों से, मतलब तकरीबन 10 साल हो गए हैं उसको हमारे साथ। तो उसको कोई फ़ोन आया किसी साउंड इंजीनियर का ही, बॉम्बे से, जिनका नंबर उन्होंने कहीं से लिया होगा। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे फिल्म धुरंधर की टीम से कोई कॉल आई है, उन्होंने कहा कि सर से एक लाइन है, वो वही गा सकते हैं, उनसे गवानी है। मैंने कहा मतलब अब आज तो शो है, मैंने सोचा कि तू साउंड चेक के लिए फ़ोन कर रहा होगा। कहता नहीं ये है। मैंने कहा अच्छा चलो तुम हमारा जो मैनेजर है उसको बता दो, वो देख लेंगे। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ बस जाने की। रियाज? नहीं, मतलब आप कपड़े उठा रहे हैं, अपना आईपैड उठा रहे हैं, लुधियाना जाने के लिए अच्छा। तैयार हो रहे हैं। तो इन द मीन टाइम हमारा लड़का जो मैनेजर है उसने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है कि उनकी टीम है, उन्होंने कोई गवाना है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ। तो उसने बात करते करते 3 वे पे किसी को ले लिया, और जनरली तकरीबन 3 से 5 मिनट गुजर गए हैं बात करते हुए। जाहिर सी बात है, चलिए वो बहुत क्या कहूँगा हम्बल थे, हालांकि वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के, हम तो रीजनल इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत एडोरेशन से बात की, इतनी फैंडम से बात की। फिर उनकी वाइफ थी, उनका ननिहाल बोलते हो आप हिंदी में, फाजिल का था पंजाब, उनकी वाइफ का। पेके मायके बोल दे साडे। हाँ 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 जी, फेंक के मायके। तो बात चलती चलती गई, और उन्होंने कहा कि आपने धुरंधर 1 देखी है? और दिस इज़ वेरी बैड ऑफ मी, लाइक मैंने पिछले तकरीबन 8 साल से कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी थी। लकीली धुरंधर देखी हुई थी। तो दैट वाज, मैं हैदराबाद, हमारा शो था, तो हम जिस टाइम लैंड हुए और जहाँ से जितनी दूर होटल था, वो ऐसा कुछ मसला था कि यार अब हम सिटी में ही हैं, तो अब टाइम है, टाइम वेस्ट करना है या देखना है या कुछ भी करना है तो फिल्म देख लेते हैं। तो ना मालूम मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो हमने वो शो देखा हुआ था। मैंने कहा यार आदित्य धर साहब ने कितने धर धर के जैनजी स्टाइल से उसमें गाने प्लेसमेंट की है। तो वो आगे से बोले कि यार पाजी थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दो। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहता जी मैंने उसका म्यूज़िक किया है। अच्छा। तो उस वक्त मुझे पता चला आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट के दिस इज़ शाश्वत सचदेव, who has done the previous Dhurandhar 1 and now doing the second one. तो मैंने गुस्ताखी माफ़ी मांगी ऑब्वियसली। तो ऐसी बातें चलती गई, फिर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं ऐसे गुनगुनाने लग गया कि अच्छा मैंने ऐसे किया था, ऐसे हो गया व्हाटएवर। तो उसने बुलाया जल्दी जल्दी से। वो वाइफ को मैजिक बोलते हैं लेकिन उनका नाम श्रुति है। अच्छा, तो मैजिक बोलते हैं वाइफ को? हाँ, वाह। मतलब उनका मतलब उनके ग्रुप का ये नाम है उन्होंने दिया हुआ।
वो मैजिक करती होंगी किसी तरीके से काम में। तो उसने कहा जल्दी से आ, सरताज जी फ़ोन पे गा रहे हैं। तो वो आई, उनसे बात करवाई। शी वाज सो लाइक, कैसे नहीं होता, आप फिदा होकर आप किसी की तारीफ़ करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया ये कि फाजिल का उनका जो रिलेशन है पुराना, इसलिए थोड़ी पंजाबियत है खून में एंड ऑल, एंड वी ट्रूली लव योर वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब तक अब क्योंकि वैसे तो कोई भी इंसान, लेकिन जनरली वी पंजाबी पीपल कि आपसे कोई मोहब्बत से कोई चीज़ कह रहा है तो आप कुछ ना पूछते हो ना सोचते हो। मैंने कहा अच्छा शाश्वत, जान हाजिर है। मैंने कहा शाश्वत देखो, मैंने लुधियाना जाना था फिर साउंड चेक, लेकिन अभी मैंने माइक उठा लिया है। मेरे घर पे ही छोटा सा स्टूडियो है 8x8 का, जो पीछे आप चंडीगढ़ रहे हैं आपको पता है, जो छोटा सा कमरा होता है ना वर्कर्स बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। उसको मैंने स्टूडियो बना रखा है, उसका नाम है नज़्मगाह। तो मैंने कहा जी, मैंने उसका दरवाज़ा खोल दिया है, माइक उठा लिया है, मेरे पास एक वो इट इज़, आई डोंट नो शुड आई से और नॉट, इज सो काइंड ऑफ बेस्ट माइक इन द वर्ल्ड, मतलब वो इट्स कॉल्ड मैनली गोल्ड। वो माइक को 40 to 5 मिनट्स लगते हैं वार्म होने के लिए, आप उसको ऑन करके छोड़ना पड़ता है। मैंने कहा जी मैंने ऑन कर दिया है, इन द मीन टाइम आप मेरे को समझा दीजिए क्या करना है। देन ही स्टार्टेड कि अच्छा ये गाना है। फ़िलहाल 2:30 बज चुके हैं, प्रोड्यूसर्स मेरे दरवाजे के बाहर हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब कि यार प्रिंट दो, लेकिन आप अगर ये लाइन गा देंगे तो ये मेरा गाना प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज़ ये गाना अभी तक फिल्म में नहीं है। और आदित्य सर ने भी बोला है कि हाँ ये अच्छा है, कर दो। तो उन्होंने मुझे थोड़ी मोहलत दिलवा दी है, आदित्य धर सर ने। तो मैंने कहा देखिए आप मुझे बता दीजिए, जितनी जल्दी हो सका मैं कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ फील है, ऐसा इमोशन है, आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने उसका थोड़ा जो म्यूज़िकल फॉर्मेशन होती है वो भेज दिया। तो मैंने इतने टाइम में जो मुझे लगा कि कंपोजिशन वाइज ऐसा होना चाहिए, इमोशन वाइज ऐसा होना चाहिए, लिरिकली जो नेचुरली मेरे आया, मैंने वो एक ही लाइन थी ऑब्वियसली, तो किया उसको, अकेले ने माइक पे टब किया, और विद इन आई थिंक 10-15 और 12 मिनट्स आई सेंट दैम बैक, एंड एवरीबडी वाज सो जॉयस कि अच्छा यार बहुत अच्छा है। तो इन द मीन टाइम बिटवीन, मुझे लगा, बाद में पता चला कि शायद जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने थोड़ी बहुत और बात की, जैसे बातें करते करते, वो 45 मिनट तो थे, आप बातें कर ही सकते हो। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि मेरी टेलीविज़न की सबसे पहली जो अपीयरेंस है वो यामी के फादर मुकेश गौतम सर की वजह से है। तो मेरा ये एक वो भी है, सॉर्ट ऑफ अफेक्शनेट रिलेशन है। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ आदित्य सर हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो मैंने उनको सारी वो स्टोरी बताई कि अभी भी वो सजदा करके एक वारिस शाह साहब पर एक डॉक्यूमेंट्री थी 30 मिनट की, वो तब किसी चैनल में होते थे मोहाली में, मुकेश गौतम उनका नाम है। तो तब मैं यूनिवर्सिटी एमफिल कर रहा था, तो उनको कोई चाहिए था जो लाइव सूफ़ी गा सके, ख़ास तौर पे वारिस शाह साहब की हीर। तो उन्होंने किसी से बोल के मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, जैसे स्टूडियोज़ होते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम गाओगे, तो जाहिर सी बात मैंने कहा जी सर, तो अच्छा क्या पहनोगे, मेरे पास एक सलवार कमीज़ था, तो मैंने कहा जी मैं एक ट्राई करता हूँ। तो ऐसे दूसरे कमरे में गया, मैंने लड़के को बोला यार कि ये ब्लैक जो पर्दा है ये उतार दो। तो मैंने वो उस पर्दे को ऐसे अपना लिबास जो है, पहली बार ज़िंदगी में वो लिबास वैसे आया कि मैंने बाबा वारिस शाह साहब की अगर हीर गानी है तो वैसा दिखना चाहिए आपको। तब ये शेर बना था कि बन पगड़ी शगिरदी धारी के शरा दा पाबंद हो गया नहीं वेख लै कि तू भी वारिस शाह दी मसीह ते मत्था टेक लै। तो मैं जब वो बना के आया, मतलब बाल बाहर और वो वारिस शाह साहब जैसी दस्तार, सलवार कमीज़ और वो लोई गले में, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यार ये ठीक लग रहा है। तो वो 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री आज भी मेरे ख्याल ऑनलाइन कहीं होगी, सजदा नाम से। तो उसमें 3 बार वो मेरे अपीयरेंस आती है, मैं लाइव नरेटर के तौर पे गा रहा हूँ। तो ये सारी स्टोरी में इन द मीन टाइम मैंने बताई थी। तो जब मैं डब करके निकला तो वापस मैसेज आया शाश्वत की ओर से कि आदित्य सर आपसे हाय बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने एक वॉइस मैसेज, इतना मोहब्बत भरा वो पैगाम था, मतलब 2-2.5 मिनट का होगा,
और बड़ी उन्होंने भी तारीफ़ की कि यार आप इतना याद रखा। तो मैं अभी अपने ससुर जी हैं, मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। ही इज़ वन अ पर्सन जिनको आई लुक अप टू। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो ये राब्ता बना रहे। सो चलिए जी, ये सारा डब हो के मैं लुधियाना चला गया, मैंने भेज दिया और 45 मिनट सारा सारा कुछ। कुछ, हाँ जी हाँ जी। तो मैं जनरली थोड़ा सा इस मामले में बड़ा वो हूँ, या तो नाइव, इग्नोरेंट और वट एवर यू से। तो लुधियाना चला गया, वापस आए, अगले दिन जम्मू शो था, चले गए, वापस आ रहा हूँ। इट वाज 17th शायद, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे 18th हमारा पीयू शो था, यूनिवर्सिटी कैंपस। रात को 2-2:30 बजे होंगे मेरे ख्याल। तो टेक्स्ट आया मुझे, इट वाज जैस्मिन सैंडलिस। उन्होंने पहले एक क्लिप भेजा जो वहाँ पे स्पॉटिफाई का इवेंट हुआ था, उसका वीडियो क्लिप, और एक 5 मिनट का वॉइस नोट उनका, जिसमें आप जितनी मोहब्बत समझ लें, जितनी दुआएं समझ लें, जितनी किसी की खुशी हो सकती है किसी बंदे को, उतनी उन्होंने बयान की। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये आपका गाना रिलीज़ हो गया वहाँ से। तो मैंने उनको बहुत, जितना भी क्या कहते हैं, इज़्ज़त से रिप्लाई कर सकता था किया। तो उसके बाद की जो सारी स्टोरी है वो मेरे ख्याल से आपको पता एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। है। यस, रेस्ट एज द यू क्रिएटेड हिस्ट्री। पर मेरे को बताओ कि वो जी 45 मिनट्स में जी। आपने इतनी रूहानियत से वो लाइन लिखी, जबकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बैकग्राउंड नहीं लिखी तो पता। होगी 1.5-2 मिनट में, मतलब मैक्सिमम 5 में। 45 मिनट तो वैसे बातें चली कि अच्छा आप फाजिलका से हैं, मैं ये हूँ, आप ये हैं, मैंने ये गाना मैं तो कहनी बनाया। हाँ कि गुरुजी आपको बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन आपने हाँ, 2 मिनट में वो ये जैसे लिखा। मैंने कीबोर्ड रखा, मैं जनरली मेरे आज तक के 2014 के बाद जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं वो मैंने अकेले अपने घर पे बाय माई सिंगल सेल्फ डब किए हुए हैं, वट एवर द सॉन्ग। चाहे वो रंग है ना, मैं रंग बिल्कुल। वो भी जैसे आया था, तो मैंने कहा अच्छा यार मैं कर देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो मैंने वो डब किया, भेज दिया। उसका भी आप कहेंगे ये बहुत फेंक रहे हैं, मतलब ये जनरली, आप, मैंने अभी बात आपसे की कि हम अब बहुत कम इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मेरी बातें तकरीबन या तो बनावटी लगती हैं या झूठ लगती हैं, कि ऐसा हो नहीं सकता जनरली। तो ऐसा ही तब हुआ था। और तनिष्क वाला गाना जब रिलीज़ हुआ, मैं हैदराबाद स्टेज से उतरा था, तो उसने मुझे टेक्स्ट किया, तब मुझे पता चला कि गाना शूट होके सारा कुछ होके रिलीज़ हो गया है। रिलीज। हाँ, तो मैंने कभी अपने गाने ना ढूंढे हैं ना सुने, बाद में कभी नहीं सुनता तो बस। बॉम्बे के स्टूडियोज में जाके आपने कभी रिकॉर्डिंग्स नहीं की, वो देखा नहीं अपनी शुरू में किया था, जब साईं आया था 2008 में, हम लोग गए थे। मैंने जैसे बोला 2014 से पहले सारी रिकॉर्डिंग्स जाते थे हम करने के लिए, लेकिन 14 में मैंने वो नज़्मगाह बनाया, तब से आज तक जो है वो वही। ये हाँ वो रूहानियत, वो फील वही हाँ, वो नज़्मगाह मतलब मैं में ऐसा आती है। बंदा हूँ, ये मैं फिर कहूँगा बहुत ही वियर्ड किस्म का लग रहा हूँगा, मैं जितना अकेला रहूँगा उतना ज़्यादा खुश रहूँगा। मतलब मुझे, हालांकि मेरे दोस्तों को ये बात बुरी लग सकती है, हाँ, आई डू इन्जॉय देयर कंपनी, बट अगर मैं अकेला हूँ तो ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं सारे काम जितने होते हैं स्टूडियो में, चाहे राइटिंग, अभी गाड़ी में, फ़र्ज़ करिए मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो एक बंदा ड्राइवर होगा जो गाड़ी चलाएगा, एक मैं हूँगा जो पीछे बैठा, कोई म्यूज़िक नहीं चलेगा, मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, बाहर देखता जाऊंगा, अच्छा मज़दूर काम कर रहे हैं, खेत आ गए हैं हरियाणा के, यहाँ क्या चल रहा है, ट्यूबवेल है, अब क्या फसल चल रही है दिस। तो ज़िंदगी की ये जो किताब है ये बहुत रियल है, तो इसको आप जितने आप अपनी खुद की अंदर की हाज़िरी के साथ देखेंगे तो वो आप उतने बारीक रहेंगे। आप कह रहे हो कि बहुत लोग कहेंगे कि ये फेंकता है, फेक है, ऐसा कहा है आपको लोगों ने? इनिशियल स्टेज पे काफ़ी हद तक, मतलब जितनी देर मैं, हालांकि अब भी मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि आई एम अ वेरी रीजनल आर्टिस्ट, तो मेरी फर्टर्निटी में जनरली लोग होते हैं कि यार या तो ये बहुत अकड़ू है, नकचड़ू है, अपने आप को बहुत समझता है, या ये जो बातें कर रहा है ये बनावटी हैं, कुछ भी है। वो तो एक अरसा लगा, एक डेकेड लगा, धीरे धीरे जो भी हमसे मिला उनको लगा यार नहीं बंदा ठीक है तो फिर वो धीरे धीरे राब्ता हुआ, हम खुलने लगे, थोड़ा मिलने लगे, जैसे इवेंट्स में जाने लगे, तो उससे थोड़ा ये आइस ब्रेक हो गई। आपकी आंखें अगर कोई देखे, और मैं
मैं नहीं कह रही कि मैं कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, कोई साइकायाट्रिस्ट हूँ, पर आपकी आंखें बड़ी ऑनेस्ट आंखें हैं। जी। और अगर आप ये सब कह रहे हो तो ये आपकी ह्यूमिलिटी है। अच्छा। अ, ये कैसे, मतलब बचपन कैसा था? हु इज़ द रियल मी सतिंदर सरताज? उससे पहले मैं आपकी ये एक कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा मैग्नीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बड़ा प्राइड है उस चीज़ का। जब मैंने ये आपका फ्रेम देखा तो मुझे अपनी फ़िल्म याद आई, द ब्लैक प्रिंस, जो हमने, मेरी फर्स्ट फिल्म थी, इंग्लिश में थी। इट वाज मेड बाय द ब्रिलस्टीन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स, लॉस एंजलिस। महाराजा दुलीप सिंह हाँ पर। जी, द सेम प्रोडक्शन हाउस हु मेड 12 years a slave, who won 11 Oscars that year। तो इस फिल्म का सारा शूट ब्रिटेन में था। महाराजा दलीप सिंह का किरदार मैंने किया था, वो उनकी बायोपिक थी। तो महारानी जिंद कौर, वो जो शेर पंजाब की वाइफ थी और महाराजा दलीप सिंह की मदर थी, उसका किरदार शबाना आज़मी जी ने किया था। और ये सीन मुझे इसलिए थोड़ा लग रहा है कि हमारा पहला सीन किसी कैसल में ऐसे ही था, टेबल पे हम लोग, डिनर का सीन था। वो हिंदुस्तान से ब्रिटेन पहली बार आई थी, अभी क्वीन विक्टोरिया से मिली नहीं थी, और मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन, वो पंजाबी बोलती हैं उस फिल्म में, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। वो कहती हैं, मैनू विक्टोरिया बारे दस कि किवें दी लगती है, की कर रही सौरभ। चलिए, ये सीन था वट। लेकिन उन्होंने, जैसे आपके ये कैमरा मैन है ना, तो वो सीनियर आर्टिस्ट है, तो वो डायरेक्टर के साथ भी उनकी अथॉरिटी है, कैमरा मैन पे तो है ही। उन्होंने उसको बुलाया, इधर आओ। वो गया, उन्होंने उसके कान में बोला कि इस जब पीओवी लगता है ना, पीओवी होता है पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मेरे से बिल्कुल। आपको, आपका मेरा, तो जब मेरा पीओवी लगेगा ना, तो इस लड़के की आंखों का क्लोजअप लेना, शबाना जी सेड। तो उसने कहा अच्छा, तो इसकी आंखें बोलती हैं, वो कहते हैं। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी की एक्टिंग के करियर का सबसे प्रोफाउंड, सबसे ब्यूटीफुल कम्प्लीमेंट था। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं उन घर जाता हूँ, जावेद साहब, जो आपने अभी एल्बम देखी सुनी है, जो उर्दू पोइट्री की, वो रिलीज़ की थी जावेद अख्तर साहब ने वहाँ सन एंड सैंड मुंबई में। तो ये मेरा एक हादसा है, मतलब इंसिडेंट है ब्यूटीफुल, जो मैं शेयर करना चाहता था। और ये बचपन मेरा बहुत आम है, सादा है। जैसे भी आप अगर जानते हैं, होशियारपुर के गांव जितने भी हैं, क्योंकि दुआबा है, वहाँ ज़मीन ज़्यादा नहीं है, दो आब के दरमियान की ज़मीन है, कम है, डिवीज़न जब होती है और कम हो जाती है। तो एकड़ तो किसी के पास होता है, कनालों में वो बात चलती है। इसीलिए ज़्यादातर हिजरत रहती है प्रदेश की। सबसे ज़्यादा लोग दुआबा से प्रदेश गए हैं। पहले ब्रिटेन जाते थे, फिर अब नॉर्दर्न अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया भी होने लगा है। तो वहाँ पे दो ही मसले होते हैं, या तो आप प्रदेश चले जाओ या पढ़ लो, क्योंकि ज़मीन इतनी नहीं है कि आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो प्रदेश जाने के लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता था। तो एक ही ऑप्शन बची थी कि आप पढ़ लो। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब भी था कि जब मैंने सुनता होता था कि अच्छा, डॉक्टर जगतार, डॉक्टर दिस, डॉक्टर दैट, मुझे लगा यार ये डॉक्टर लगना चाहिए किसी तरीके से। डॉक्टर सतिंदर सरताज यस। बन के ही नहीं, दिखाया आपने बन के सबको। दिखा, हाँ, दिखाया तो नहीं, मतलब चलिए ये तो कुदरत है, इत्तेफाक बन जाते हैं, वरना आपके हाथ में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो हाँ, वो लगन थी शुरू से ही पढ़ने में, फर्स्ट अव्वल आना, सेकंड आ गया ज़्यादा से ज़्यादा। काम, घर के काम सारे करते, क्योंकि आप पशु रखते हैं, खेती बाड़ी जितनी भी है वो करते हैं, तो हाथों से वो किरत करन दी जड़ी चीज़ है वो आ जाती है। सो ऐसे धीरे धीरे तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर से मेरी ग्रेजुएशन है विद म्यूज़िक ऑनर्स। और जब मैं 10th क्लियर किया था, तब से एक संगीत विशारद करके एक डिप्लोमा होता है, अगर आपको पता हो, 5 साल का। तो मैंने 10th के बाद शुरू किया, जो ग्रेजुएशन के साथ 5 साल वो भी मुकम्मल हो गया। तो मेरा थोड़ा म्यूज़िक का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ऑनर्स के साथ। लेकिन घर ऐसा नहीं था कि आप हॉस्टल रह के पढ़ाई कर सको। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही लिटरेचर में मास्टर्स में एडमिशन ले ली। तो मेरे फादर थे, उन्होंने कहा कि यार तुमने तो म्यूज़िक करना था। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो चंडीगढ़ है ना, यूनिवर्सिटी रहना पड़ेगा, दिस एंड दैट। तो वो कहते कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ। तो अभी भी मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ उस बात को सुन के। ये उनकी बदौलत है कि उन्होंने आप ये जुर्रत, हिमाकत या हिम्मत की कि मुझे भेज दिया। एक तो घर का काम खुद करना पड़ेगा और ज़्यादा एक बर्डन हो जाएगा, एक बंदा नहीं है। दूसरा वहाँ की फ़ीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा कुछ। तो
ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕਾਲੀ ਰੂਹ ਤੇ ਮਲ ਦਿਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ ਪੀਯੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਪੀਯੂ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਪਲੇਸ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਦ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, पहली बारी लग गया जो दुनिया ही जीती। तो मुझे वो दिन याद है जब वो मुझे छोड़ने आए हॉस्टल, तो वो 1 नंबर गेट की तरफ जो पीजे की तरफ उधर जा रहे हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे लगा अच्छा यार पापा जा रहे हैं, अब अकेले रहना पड़ेगा। 1-2 दिन ये होता है आपको, फिर तीसरे चौथे दिन होता है यार इन्ना वेला, मतलब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि गांव में तो आपको आदत है कि बहुत काम सुबह करना उठो कि पड़ता अच्छा पशुओं को नहलाना है, पानी डालना है, चारा लेके आना है, दिस दैट, फसलें काटनी है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हॉस्टल में रोटी खाना मिल जाएगा, सो जाओ, सुबह तैयार हो डिपार्टमेंट जाओ, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, आके सो जाओ, शाम को थोड़ा फिर तैयार हो, गेड़ी छेड़ी मार्केट में घूमो, दैट्स इट। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है पढ़ना। तो ऐसा सिलसिला चला। और मुझे ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसका मुझे क्या कहूँगा फ़ख्र है, वो है कि मैं आई एम दी इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़। सो वो मुझे एक तमगा लगता है कि वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और उसी कैंपस में फिर मैंने मास्टर्स इन म्यूज़िक किया, एमफिल इन पंजाबी सूफ़ी म्यूज़िक किया, देन डॉक्टरेट इन द एंटायर फिनोमेनन ऑफ ईस्टर्न मिडल ईस्टर्न डायस्पोरा ऑफ सूफ़ी तसव्वुफ़। तो ड्यूरिंग डॉक्टर मैं वहाँ पढ़ाने भी लग गया था टू द मास्टर्स। तो आई टॉट फॉर 6 years इन द कैंपस टू। इन 2009 आई हैड टू लेफ्ट के, क्योंकि अब टूर स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। कनाडा में अप्रैल 2009 में पहली बार गया था। तो रेस्ट इज द हिस्ट्री एज यू सेड। यस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पर ये जो हॉस्टल में आप थे, लिखना वहाँ से शुरू किया या होशियारपुर में भी लिखते थे, टाइम मिलता था? घर वहाँ मैं शायर कभी नहीं था। मैं शायर यूनिवर्सिटी कैंपस में आके भी मास्टर के बाद जब एमफिल शुरू हो गई ना, तो आपका किताबों से रब्ता थोड़ा बढ़ जाता है। आपको डेजिटेशन लिखना है, आप सूफ़ी म्यूज़िक में कर रहे हैं तो आपको सूफ़ी पोइट्री पढ़नी है। सूफ़ी पोइट्री के साथ आप बाकी पोइट्री भी पढ़ना शुरू कर देते हो जब आप थोड़ा बोर हो गया, अच्छा थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस भी पढ़ लेते हैं जो आपका इंटरेस्ट है। तो इनिशियल स्टेज पे मैंने पोइट्री इतनी पढ़ी कि उसकी बहरबंदी, उसका काफ़िया रदीफ़, उसका वज़न, उसका तवाज़न, उसका सारी चीज़ें की टेक्निकलिटी आपको समझ आ गई। लेकिन खूबी ये रही कि किसी के ख़याल का असर नहीं रहा। वरना ये अब मैं फिर थोड़ा हिचकिचाता हूँ बातें करता कि अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और आई डोंट नो दिस इज़ अ कॉन्शियस डिसीजन और अनकॉन्शियस। लेकिन उसके पीछे मेरा एक रीज़न ये है कि अगर आप ओरिजिनल, हाँ, तो आपने मार्क्सिज्म पढ़ लिया, आप मार्क्सिस्ट हो जाएंगे। आपने नीत्शे पढ़ लिया, आप उस थॉट के हो जाएंगे। आप जो भी पढ़ोगे ना, फिर उस लेंस से ही आप दुनिया देखोगे। आपका अपना लेंस नहीं रहता, ये मेरा मानना है। तो उसका फ़ायदा ये हुआ बाद में पढ़ना छोड़ने का कि आपको टेक्निकलिटी ऑफ पोइट्री ठीक रही, लेकिन किसी के ख्याल का, किसी जिसको कहते हैं ना सूफीवाद, इन्फ्लुएंस नहीं रहा। तो इसलिए आपकी जितनी पोइट्री सरताजियत आ गई। हाँ, तो उसमें कोई ऐसा ना मिसरा है, ना कोई ऐसा सिंबलिज्म है, ना कोई ऐसा मेटाफर है जो कहीं से आ रहा हो। तो वो जो आपकी रॉनेस ऑफ ओरिजिनलिटी है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी कीमती है। तो यस, घर में आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया, जी। तो बाकी घर में बाकी लोग नहीं कहते थे ले नू तो बड़ा फ्री होते कर देता, बाकी काम कर रहे हैं? नहीं, हालांकि ये बड़ा प्रमोटिंग टू दी पैट्रियार्की है, बल हमारे अभी तक भी लोग ऐसे ही चलता है कि घर का बड़ा जो एक बंदा होता है, उसने जो कहा वो बाकियों को लगता है यार ठीक ही किया होगा। तो ये मेरे ख्याल से आप अच्छा, पापा ने कहता थे ख़त्म कर। आई थिंक यस, हाँ। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ औरत की बात का कोई मायना नहीं है, लेकिन ये उनकी वड्याई एक लफ्ज़ है पंजाबी च, बड़प्पन है कि वो कहते होंगे ना कि खसम एक ही होना चाहिए, पंजाब च कहते हैं। तो अगर आप अपने खसम की बात को ऐसे मानते हो कि यार ये जो कर रहा है ठीक है, तो इससे फेमिनिज़म कुछ कम नहीं हो जाता। तो मैं कभी इसकी मुखालफत नहीं करता कि यार कि ये पैट्रियार्की क्यों है, यहाँ पे विमेन राइट्स क्यों नहीं हो रहे, वहाँ उनकी बात माननी चाहिए। अगर उनको लगेगा कि बोल देंगे। लेकिन ये जो समर्पण है पंजाब की औरतों का,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ वो खसम फॉर द अनइनिशिएटेड पंजाबी में हस्बैंड को कहते हैं खसम। हाँ जी। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम पंजाबी फैमिलीज से आते हैं तो वहाँ ये माना जाता है, और आप भी इससे अग्री करोगे, कि घर की शांति के लिए घर मतलब एक ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਸਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ आई थिंक रीजनेबल थिंग। पर आपकी आपके जो लफ्ज़ हैं, आपकी जो शायरी है, उसमें एक इथॉस ऐसा है कि उसमें लोनलीनेस नज़र आती है, उसमें मोहब्बत नज़र आती है, उसमें बहुत डीप बहुत एक डीप लोनलीनेस का भी एक इजहार है। ये इज़ दिस पार्ट ऑफ यू? हैव यू गॉन थ्रू थिंग्स लाइक दिस, जिसने आपको बना दिया है इस तरह के आपके लफ्ज़ ऐसे आते हैं? क्योंकि कहते हैं कि पोइट्स को अपनी ज़िंदगी से ही बहुत से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो हार्ट ब्रेक कुछ बहुत ज़्यादा हुए हैं? क्योंकि मसला दिल और रूहानियत आपकी जब सुनी जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि किसी मेरे ख्याल तलाश से में आप। एक तो अगर आपका पिछोकड़, पता नहीं हिंदी में बोलते हैं, गुर्बत का है, तो वो बड़ी कीमती चीज़ है। मैं तो उसको बड़ी कीमती समझता हूँ। वो आपको बहुत, Experience हाँ, वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तजुर्बे दिन दिए। तजुर्बे दे देती है। एक तो वो आपके अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं सेटल्ड है। मुझे ज़िंदगी में कभी भी अगर रोना आया होगा ना, तो किसी बेबस बेसहारा गरीब को देख के आया होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो दैट मीन्स कि वो सम हो समवेयर इन योर सबकॉन्शियस देयर इज समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट वन। दूसरा, मेरे बहुत से गाने हैं, उनमें से होगा कि हुण उदासी चों भी मिल जांदा सुकून, दिल दियां वीरानियां भी खूब ने, बेवजह नादानियां भी खूब ने, इश्किया परेशानियां भी खूब ने। ये हमारी फिल्म इक्को मिक्की में गाना था। एक आपने शेर कभी सुनिएगा ज़रूर कि जो उदास दिसे जो गमज़दा ये जो दिल फिगारियां च चूर दिसदा, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਏ ਦਿਲਬਰੀ ਚੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਖੂ ਹੁਣ ਦਿਲਬਰ ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਲਣ ਦੀਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਏ ਸੋਚੀ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਪੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ। ਬੇਕਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀ, ਹਾਸਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਦਾ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਿਲਾ ਹਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ऐसी आशिकी करी सरताज शायरा, कोई हैरान होवे ते कुर्बान होवे। तो क्या बात। वो जो फिदा से निसार होने की वो जो जर्नी है ना, वो मेरी फितरत में है कहीं ना कहीं। मैं जिस चीज़ का मुझे गुरूर कभी ज़िंदगी में हुआ है, जहाँ होगा, वो है कि आई एम अ वेरी वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं, फ़र्ज़ करिए बहुत बार ये बातें गई हैं, तो फ़र्ज़ करिए ये आपका कैमरामैन है, तो अगर मैं इसका चेहरा देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इसने खाना खाया है या नहीं खाया है, अब ये क्या सोच रहा है, अब मैं क्या करूँ कि थोड़ा ये हो जाए वो हो जाए। तो ये चीज़ें फ़ितरतन मेरे में हैं। और एम्पथी से आप जब कंपैशन तक पहुँच जाते हो तो वो अपने आप में एक बड़ी बरकत है। आप बहुत खूबसूरत इंसान हो जाते हो, तो उसमें आपकी एक दौड़ नहीं रहती। हालांकि मैं जिस जॉनरे का बंदा हूँ, यहाँ पे एक बहुत कट थ्रोट इंडस्ट्री है, आपको रोज़मर्रा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अच्छा ये। लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट वे कि मैं बहुत कंटेंट हूँ कि मैंने कभी गाने रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कभी गाना सुना नहीं। देखना तो क्या कि अच्छा कितने मिलियन व्यू हो गए, किसने क्या देख लिया क्या नहीं, सुना ही नहीं। किसी की गाड़ी में जाके पता चलता है कि कल मैंने ये कॉन्सर्ट में बात की, ज़्यादातर 10-10 12-12 साल की बार गाना रिलीज़ हुआ होता है, तो हम लोग फ़ौरन ज़्यादा जाते हैं, हमारे टूर वहाँ होते हैं, तो जो भी बंदा आपको एयरपोर्ट रिसीव करने आता है तो वो उसकी कोशिश होती है कि अच्छा यार पाजी को लेने जा रहे हैं, उनका गाना कार में लगा लें, जब वो बैठेंगे तो खुश होंगे। तो खुश की वजह से मैं हो जाता हूँ हैरान, अच्छा यार ये बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है, बड़ी देर बाद सुना।
सो दैट सॉर्ट ऑफ, कल मैंने 4 गाने सिर्फ इसलिए कॉन्सर्ट में गा दिए कि कल मुझे एयरपोर्ट से जिस लड़के ने उठाया था उसकी गाड़ी में वो गाने बजे थे, तो मैंने कहा अच्छा ये भी हमारे गाने हैं, चलो गा देते हैं. सो दिस इज हाउ आई डील विद माई सेल्फ. पर मैं आपके आपके गानों में मैंने देखा है कि आपने पंजाब का जो वो मिट्टी की खुशबू है वो रखी है बरकरार. वो रखी नहीं है, वो रह गई है. आप जब भी कोई इनिशिएटिव अपने आप से पर्पसली करोगे ना, वो तामुर नहीं होगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. अगर आप फरेबी हो और आप ना फरेब करने वाली एक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा. और अगर आप फरेबी नहीं और फरेब करने वाली एक्ट कर रहे हो तो आपका वो वाला एक्ट कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा. तो ये मैं कभी इस बात का गुमान नहीं करता कि मैंने कुछ किया है, वो फितरतन मेरे अंदर है, तो वो ऐसा बन गया है. अदरवाइज ये कुव्वत किसी भी इंसान में नहीं है कि वो ताउम्र किसी चीज़ को इस तरह से मैनेज कर सके. मैनेजेबल चीज़ें ओनली मैनेज, मतलब दिल से यही आता है यही आता है. हाँ. और आपने रखा है. तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई प्रेशर है कि आजकल जेनजी नहीं. के लिए मेरे को ऐसे अडेप्ट कर लेना चाहिए, ये बीट ले आनी चाहिए, वो बीट ले आनी चाहिए? मैंने जो कहा ना कि आप तो चलिए आपने ज़िंदगी देखी है, बहुत से लोग पढ़े हैं, जैसे आपने कहा बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ते लेकिन आपने तासीर पता चल जाती है आदमी की. मेरी एक एल्बम है, उसका नाम है ट्रैवल डायरीज़. उसमें 31 सॉन्ग हैं, 31 सॉन्ग, 4 पार्ट्स में है वो. 31 के 31 सॉन्ग्स आर शॉट ऑन दिस माई फोन. उसके म्यूज़िक वीडियो सारे इसी पे. फ़ोन पे, पहली बात. और दूसरा, नो प्रोफेशनल कैमरामैन. कोई बंदा है मुझे ऑटवा से टोरंटो छोड़ने आ रहा है, जिसका बस चलाता है, जिसका कोई कैमरे से लेना देना नहीं है. रास्ते में वो उसको क्या बोलते हैं, 1000 आइलैंड आया. मैंने कहा यार ये लोकेशन अच्छी है. कहता भाजी बताओ. मैं कहा रोको गाड़ी, साइड लगाओ. लग गई. फिर सोचूंगा अच्छा यहाँ कौन सा गाना शूट हो सकता है. ठीक है, वहाँ जाके मतलब जब देख ली लोकेशन, फिर लगेगा इस तरह की पोइट्री मेरी कोई है गाना. और फिर फ़ोन में देखूंगा कि वो गाना है, बना हुआ है, नहीं. फिर देखूंगा उसकी वोकल डब्ड है, क्योंकि मेरे पास 200-250 वोकल वैसे ही डब्ड रहती. जब मैं फ्री होता हूँ 7-8 वोकल्स ऐसे रोज़ कर देता हूँ डब, वो भी नहीं है. फिर कहूँगा अच्छा गाना है, कंपोजिशन बनी हुई है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ नहीं है. फिर मैं क्या करूँगा, एक क्लिक लगाऊंगा 80-70 जो भी है, उस क्लिक पे वो लिप सिंक दे दूंगा वहाँ, क्योंकि लोकेशन वो दोबारा नहीं आएगी. और कैमरा कौन पकड़ रहा है, जो वहाँ वो जो ड्राइव कर रहा था. हाँ, ऑटवा की का बस का ड्राइवर है, और वो भी पंजाब से था लड़का. तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि अच्छा इधर चेहरा करके अब पीछे घूम जा, ऐसे बोल दूंगा. अब So you are the director, you are the सारा कुछ, singer, हाँ. you are the technician. हाँ, तो वो मैं सारी फ़ोन ले आऊँगा घर पे, आके एडिटर को दे दूँगा, और उसी क्लिक पे जाके अपनी नज़मगाह में वो डब कर दूँगा. और वो डब ऐसा होगा कि जो मैंने सिंक दिया था और जो मैं बाद में रिकॉर्ड किया है वो मैच हो जाएगा. अब कि बंदे दे दिलों आया. हाँ, अब ये सुसाइडल अटेम्प्ट है इन दिस इंडस्ट्री वेयर पीपल टेक्स 1 year टू मेक 1 सॉन्ग. और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जिन पुट्ठे पंगे कहते पंजाब च, ऐसे 31 गाने मैंने बनाए हैं. मैं आपको दुनिया की बकिंगम पैलेस के सामने ऐसा ही मैंने किया. फिर एक बार हम लोग न्यूजीलैंड थे, वेलिंगटन में, उसकी उनकी कैपिटल है, वहाँ पे एक गाना है नशा गया कोई. वहाँ जंगल खूबसूरत बहुत है ना, हरियाली है. हाँ. तो वो वहाँ हो गया. एक कैलिफोर्निया में था, एक दुबई में था, वर्ल्ड में ना मालूम कहाँ. यहाँ भी जिम कॉर्बेट में, देहरादून एंड ऑल. और कुछ एक चंडीगढ़ में भी हैं, एक हुशियारपुर हमारे फार्म हाउस का है. ऐसे 31 सॉन्ग हैं, कभी आपको मौका मिला तो ज़रूर देखिएगा. तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अगर मेरे ऊपर कुछ इस तरह का बर्डन हो कि यार ये गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी. वो मुझे अच्छा लगता है. एक गाना है झीले, चीले पंजाब से कहते हैं. आप कभी यूएस गए हैं तो नवाडा में रीनो एक शहर है, तो हम वहाँ रहते थे थोड़ी देर के लिए. और वहाँ से लेक टाहो एक लेक है जिसका शेवरले का एक ट्रक भी फेमस है. तो वो वहाँ से 1.25 घंटे की ड्राइव पे था.
उस वक्त नेवाडा में फॉल थी, तो नेवाडा की फॉल लोग दुनिया से देखने आते हैं। तो मैंने कहा यार हम तो घर पे हैं, हमारे तो बाहर क्या गलियारे में बर्फें फॉल पड़ी हुई है, हैं। हाँ फॉल है। तो मैंने कहा यहाँ क्या हो सकता है। मेरा गाना है अस्सू ने कत्तक नू डोर फड़ा ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ मौसम ਦੀ ਉਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਏ, ਕੁਛ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਝੜਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ, रल मिल के ये होनी कारगुजारी है। फॉल है तो पत्ते गिर रहे हैं, दोबारा आएंगे, ये मेटाफर है। तो मेरे साथ पाजी जो आपने देखे हैं, वो बड़ी दाढ़ी वाले जसजीत पाजी, तो वो मेरे साथ थे। मैंने कहा जी चलिए शहर में घूमते हैं, आप कैमरा पकड़ना, ये कर देंगे, हम शूट कर देंगे। वो गाना रिलीज है, देख लेना, अस्सू तो कत्तक। 5 बजे तक ये गाना हो गया। मैंने कहा अब अभी तो सन है, चलिए लेक टाहो। लेक टाहो गए, मेरे पास वो ब्रीफ केस था, उसमें कपड़े थे, मैंने जैकेट चेंज की, टर्बन चेंज की, कार की शीशे में। 25 मिनट का सन रह गया जब हम वहाँ पहुँचे, और अगला गाना हमने शूट किया वहाँ। गहरीए ते शांत बैठी झीले नहीं दस केड़ा रोग लग्या, कातों हो गए पानी तेरे नीले नहीं दस की वियोग लग्या। And shot by Jasjeet Paji in 25 minutes, and that's beautiful. So this is how I operate. I mean, it is a totally new playbook. It is. मतलब ऐसा किसी ने कभी ना किया ना सोचा कि ऐसा हो सकता है। और आप पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं तो कहूँगी कि सजदा का एक हीर तो हो जाए। अच्छा वो आवे महक्यो ना दे लीड़ियां चों के जेड़े मजलसी होण अतार दे जी, सोबत नेक दी नेक बना देंदी, हाय ते औगण हार बेली औगण वाह वाह, क्या बात है। हीर पंजाब फोक सिंगिंग की इतनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और आपने उसको इतना आसान बना दिया है कि आपकी शुरुआत आप कह रहे हो यहाँ से हुई, और साईवे जो जहाँ से एक बार को देखा जाए तो फेम वहाँ से आपकी शुरू हुई। हाउ डिड दैट हैपन? वो इट वाज इन 2008। 2007 तक मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में था, हालांकि मेरी डॉक्टरेट 6 में कंप्लीट हो गई थी, मुझे डिग्री 7 में मिली, मैं पढ़ाने लग गया था। लेकिन आप एक कमरे में मैं 8 साल रहा हूँ। 143 उसका नंबर है। बड़ी कहानियाँ हैं उसकी 143 की। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी तकरीबन काज के नंबर आप देखेंगे 0143 चंडीगढ़ के नंबर हैं, तो मेरा फिक्स ही होता है, सरकार आएगी तो नंबर यही लगेगा, ओनली बिकॉज ऑफ माई हॉस्टल रूम नंबर वाज दैट। तो अब वार्डन सर भी बोलने लगे यार आप जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो वो भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं, ये थोड़ा ऑड लग रहा है और मुझ पर भी प्रेशर है, आपको हॉस्टल छोड़ना चाहिए। तो मैंने हॉस्टल छोड़ा और बाहर 38 वेस्ट चंडीगढ़ में एक रेंटल घर दिया और वहाँ रहने लग गया। 143 नंबर था? नहीं, ये हॉस्टल का नंबर था वो। तो अब ये घर का नंबर तो कुछ और है। तो अब क्या है कि मैं बहुत ही सफाई पसंद इंसान हूँ। अब मेरे से जो मर्जी सफाई करवाओ, मतलब कई बार मेरे हॉस्टल का रूम लोग देखने आते थे। जून की दोपहर जो पंजाब की होती है, 2 बजे मैं हॉस्टल से आ रहा हूँ और दोपहर को खाना खा के 2:30 बजे बाहर जो छोटा सा उसका गलियारा होता है वहाँ प्रॉपर धूप है, और मैं पोछा लगा रहा हूँ, पीछे बंदे आके बैठ जाते हैं और मैं इतना मगन होता हूँ उसमें सफाई में। तो वो मेरी एक फितरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे बनाना कुछ नहीं आता चाय के अलावा खाने के लिए। अब वहाँ मसला होगा, वहाँ तो हॉस्टल था, उठो पराठे मिल रहे हैं, चलो जी चले गए। अब जब आप रेंटल घर पे हो तो आपको मैनेज करना है सारा कुछ। तो 1.5 साल ऐसा रहा मैम कि अब ये भी तकरीबन झूठ लगेगा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब उसको मैंने अपने बेनिफिट के लिए चेंज कर दिया कि अच्छा भाई अब उठो, जब तक एक गाना नहीं बनता आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ। तो पानी होता था, उठे पानी पिया, नीचे ही वो लगा होता था दरी या कुछ,
हारमोनियम साथ में था, बैठ जाना। अब रोज़ गाना कहाँ से आए? ये आमद की चीज़ है, आप बरामद थोड़ा ना कर सकते हो। तो तो ऐसा चलता रहा। तो एक दिन आप, जैसे मैं कहता हूँ कि थोड़ी भूख भी लगी है, मिजाज में थोड़ी वो खलिश भी है, लेकिन आप डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। तो उस जद्दोजहद जो सेल्फ इनर डायकॉटमी होती है, उसमें से निकला साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़े बन्ने लाई, साईं वे देखी ना परोसे आजमाई, साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई। और ये मुझे एग्जैक्ट याद है, ये पहले मैंने सारा गा लिया एज इट इज़, फिर याद आया अच्छा यार लिखना भी है। पहले रिकॉर्डर्स नहीं होते थे, तो आपको सारा याद करके दोबारा लिखना पड़ता था। तो ये आमद की तरह ऐसे आया, फिर मैंने सोच के सारा लिखा। हो सकता है 1-2 लाइनें मिस हो गई हों, 1-2 लाइनें एडिशन हो गई हों। 28 से 30 लाइनें थी ये सारी ऐसी। तो दिस इज़ हाउ साईं हैपन टू मी। और यही रूहानियत है, ये कोई अच्छा। कनेक्शन है जी। जिससे ये वर्ड्स ऐसे आते रहते हैं। हाँ, इसमें बड़े लोग ये कहते हैं अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप जो लोग आपको कहते हैं मैं वो यहाँ कहूँ, क्योंकि वो आपको न मालूम क्या समझते हैं। मुझे लेकिन ये कभी ऐसा लगता नहीं है, लगना चाहिए भी नहीं मेरे ख्याल से। अगर लगने लगे तो फिर आप बड़े और हो जाते हो। तो वो मुझे जो समझते, मैंने कहा अच्छा जी, वो अब आप चाहे बाद में काट देना, मैं आपको बता रहा हूँ। कल रात बहुत ही हाईएस्ट रैंक ऑफ हरियाणा पुलिस थे, मतलब नियर आई थिंक आईजी प्रॉबेबली 4 या 5 रेंज पंजाब में है, ऐसे ही हरियाणा में होंगी, मुझे पता नहीं है। उनकी मिसेज हैं साथ, 2007 बैच के वो IPS हैं। तो उनकी वाइफ कह रही है आप मेरे सिर पे हाथ रख दोगे? मैं अब आप सोचिए ये कितनी कैसी सिचुएशन। अब मैं कहूँगा नहीं रखूँगा, ये तो बहुत ही गलत है। अब मैं अगर रख रहा हूँ तो इसका मतलब आप मान रहे हो कि आप कुछ हो। तो ये इतना बड़ा डिलेमा है मेरे लिए। तो लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, वो थोड़े कोई नहीं देख रहा होता, मैं कहता हूँ अच्छा रख देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, है ना। लोग देख रहे हैं तो आप मानो कि अच्छा यार आप पता नहीं क्या चीज़ हो, वो एक बड़ा मेरे लिए एक बन जाता है कि इसका मतलब आप मान रहे हो कुछ। बट आर यू स्पिरिचुअल? आई डोंट नो, ये पीपल कैन टेल। मैंने कभी ज़िंदगी में 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं की, नहीं की? 1 मिनट भी नहीं। हाँ जी। लेकिन आप शब्द वो तो हाँ, वो वो तो सारे आपकी मतलब फितरत, आपकी पुश्तैनी है ना। मेरे दादी जी की वजह से 5वीं क्लास तक जब मैं था तो गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा खुद ले लिया करता था। जब आपको गुरमुखी पढ़नी लिखनी आ जाती है तो आप वो काम, तो वो आपकी रगों में है, पुश्तैनी है, वो जो गुरबाणी है, रिलीजियस वो एलिमेंटेशन ऑफ वन समबडी इज़ देयर समहाउ। वो है, पर आदमी माने तो है कि गुरूर हो गया। और आदमी अगर अपनी सिंप्लिसिटी से कहे जैसे आप बताते हो, तो यहाँ तो गुरूर की बू भी नहीं आती। हाँ, तो लेकिन कंपैरिजंस तो होते हैं। 100%। आप पर कभी बोझ होता है कंपैरिजंस का कि ओ इतना सक्सेसफुल हो गया? पंजाबियों में वैसे ये बड़ी आदत होती है। वो बड़ा पंजाबियों में भी वो particularly देखो बड़ा दिल्ली। पैसा है, ये देखो बड़ा पैसा है। आप अपनी सक्सेस कैसे मेजर करते हैं? ये जो फिर मैं कहूँगा कि अब झूठ लगेगा तो अब लगेगा, अब क्या कहें। लेकिन ये मुझ पे कभी नहीं था, मेरी टीम पे हमेशा से था। उनको ये होता था कि अच्छा यार ऐसा करें, ये करें, वो करें। तो जैसे मैंने कहा मैं एम्पैथेटिक हूँ, मैं अपने मैनेजर बन के भी सोच सकता हूँ कि यार इसकी क्या डिज़ायर्स होंगी, क्या भूख होगी, ये क्या चाहता होगा, इसलिए ये बोल रहा है। तो मैंने कभी उसको ये नहीं कहा तेनू नहीं पता ये करना, नेवर, अच्छा ठीक है देखते हैं करते हैं दिस एंड दैट, ऐसे टालते रहना। बहुत से लोगों ने, मेरी जो म्यूजिशियन है 15-15 17-17 साल पुराने हैं, बड़े लोगों ने कहा यार कि आप थोड़ा अपग्रेड करिए अपने, है ना, बॉम्बे से म्यूजिशियन होने चाहिए, आप जिस तरह के कॉन्सर्ट कर रहे हैं। मेरा साउंड इंजीनियर अभी भी होशियारपुर से है, तो बोलेंगे यार कि आपको तो ऐसे साउंड इंजीनियर मिल सकते हैं, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं करते हैं। तो टालते रहना और अपने लड़कों को संवारते रहना कि ये जो मेरे शुरू से, जब मैंने शुरू किया था तब मैं पढ़ाने लगा था, तो हम उम्र से थे वो
मैं एमफिल करके पढ़ाने लग गया, वो एमए कर रहे हैं, तो कितना फ़र्क है 2-3 साल का। तो वो मेरे साथ म्यूजिशियन होते थे, उनमें से कई आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारे म्यूजिशियन हैं, तो मैं इनको रिहर्सल में बोलना ऐसे नहीं ये करना, ऐसे नहीं ये करना, अपनी टीम को, मतलब टीम दूसरी है, ये मेरे म्यूजिशियन हैं, तो यार अच्छा उनको अब ये ना लगे कि ये है ये है ये है, तो मैं उनको संवारता रहा जितनी मेरी कुव्वत है, ऐसे ही अपने साउंड इंजीनियर को। तो आज जब हम लोग पुणे, अहमदाबाद, बॉम्बे कॉन्सर्ट करते हैं, तो वो लड़के होते हैं मेरे वो होते हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वो आके देखते हैं यार कि ये बड़े यूनिक हैं। अब उनकी जो अलहदगी है वो कीमती हो गई है, वरना क्या होता, आप एक नॉर्मल पैटर्न में से फाइन म्यूजिशियन उठाते जो अपने हिसाब से आपको मोल्ड करते, लेकिन वो मेरी तरह से मोल्डेड हैं, तो वो एक सुरता, ओरिजिनलिटी है, कमर्शियलिज्म नहीं है। तो हाँ, लेकिन अब मेरी टीम पिछले तकरीबन 2 या 2.5 साल से अभी वो समझ गई है कि नहीं, ना तो ये बदलेंगे और ना ही बदलें तो वैसे अच्छा है, अदरवाइज इट वाज देयर समहाउ। ये बताओ कि आपने शुरू में बताया कि वॉइस नोट आया आपको आदित्य धर का, मुलाकात नहीं हुई कभी? नहीं, अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, मैंने तो शाश्वत से, उसके बाद वो जो लास्ट कॉल थी 45 मिनट वाली, उसके बाद अभी तक बात दोबारा नहीं। शाश्वत से भी बात नहीं। और आदित्य धर जी से भी बात नहीं। आपको पता है कि आप उससे कितने बड़े सेंसेशन बन चुके हो, ये पता है आपको? नहीं, किसी ने बेशक बताया पता है, आपको? लेकिन मैं आपको ये इस कैमरे में आंखें डाल के ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई बड़ी वो कारगुजारी नहीं है। वो फिल्म का फिनोमेनन इतना बड़ा है, ये उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे सोचा कि यार कि अच्छा इनसे गवा लेते हैं, और बाकी कुदरत है, आपकी किस्मत है कि अच्छा वो लोगों को अच्छा लग गया और वो चल गया। लेकिन जितनी मेहनत, आपने तो फिल्म देखी है, कितना बड़ा अरसा लगता है, कितनी मेहनत लग, रणवीर जी उन्होंने जो परफॉर्म किया है उसमें, आदित्य की जितनी मेहनत, 7-8 साल से वो स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे होंगे, शाश्वत कितनी देर से कर रहे होंगे, और मैं एक लाइन गा के कहूँगी अच्छा जी मैंने ये ना मालूम क्या तीर काट दिया, ऐसा ये वैसे भी सही नहीं है। तो ये सारा सेहरा उन्हीं आपकी को, तरह कोई सोचता, आर यू रियल, आर यू रियली रियल? आई एम तो ये सेहरा सारा उन्हीं को है। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस पर आपकी एक लाइन आ गई तो आप मकबूल हो गए। अब ये कहो कि अच्छा मेरी वजह से ये हो गया, ये सही, मेरे ख्याल से ये एथिकल भी नहीं है। नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं होता, पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हाँ, आती हैं तो कई बार मैजिक होता है, हो जाता है। हाँ। मैजिक हुआ। आदित्य तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ ही रहते हैं, क्योंकि यामी तकरीबन वहाँ होती हैं। वहाँ एक बिल्डिंग है, वो फेमस बिल्डिंग है आर्टिस्ट के लिए, मेरे ख्याल से अभी मुझे वो मिले मुकेश छाबड़ा, अभी मैं स्क्रीन अवार्ड पे गया था, तो वो कह रहा मैंने भी वहाँ फ्लैट ले लिया बॉम्बे। मुकेश छाबड़ा जो कि मतलब सच ए ह्यूज कास्टिंग डायरेक्टर, वो चंडीगढ़ मोहाली रहने लगे हैं। और विक्की, जैसे मैंने आपको बताया, वो टांडा से, वो इतनी खालस पंजाबी बोलता है। और विक्की कौशल मतलब ਉਹਦੀ ਜੇ ਜੱਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਹੀ इज़ सच अ डार्लिंग पर्सन। एंड आई मेट सुनील ग्रोवर जो कि मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस से हैं, थिएटर डिपार्टमेंट से, मैं ज़िंदगी में पहली बार उनसे मिला वहाँ। तो सारे सिनेरियो में मेरी डिज़ायर क्या थी, यार सुनील कहाँ है, क्योंकि आई लव हिम, उसका जो क्राफ्ट है। तो मैं तरन को बोल रहा हूँ यार मैं खाना खा रहा हूँ, अच्छा सुनील चले तो नहीं गया, ढूंढो उसको कहाँ है। अच्छा। चलो मिल गया, आ गया। वो ऑब्वियसली जितनी मोहब्बत से मिलते हैं लोग, बॉम्बे में स्पेशली पंजाबी से मिलता है तो वो ज़्यादा थोड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा सुनील सारा काम हो गया क्या ना, चंडीगढ़ के रूट्स जो है ना हो वो जाते हैं, हाँ इंटरट्वाइंड होते हैं, और खासतौर पे पंजाबियां दी गल भी होती है, और खासतौर पे अगर आप पीयूटेरियन हो फिर बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा सबसे हो गई अलविदा, कहता हाँ। मैं कहा चलो फिर चाय पीने चलते हैं। तो रात को हम लोग वो जो पीयूटेरियन फॉर द अनइनिशिएटेड इज पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ जी, पीयूटेरियन, ये एक अपने आप में एक डिग्री है, दुनिया है, ये अपनी दुनिया है। और यहाँ के लोग एक दूसरे प्लैनेट के लोग होते हैं जिनकी रिश्तेदारियां, जिनका बॉन्ड पीयू का है, तो वो किसी भी माँ बाप से भी बड़ा बॉन्ड है। तो मैंने उसको हाथ से खींचा, तो वो मेरे, आप भी उस अखबार में रहे हैं, उनकी हेड थी वहाँ, तो उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग एक ही गाड़ी में बैठे और वहाँ मैरियट के आगे जाके जो चाय हाउस है वहाँ रात को चाय पी, बातें की, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा जूहू वाले मैरियट में,
और मेरे ख्याल से वो जो जफ्फी थी छोड़ने वाली, अगर सेकंड्स में गिने तो 1.5 मिनट की वो होगी। और 1.5 मिनट किसी को हक करके खड़े रहना एक होटल के गेट पे, इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि वहाँ लोग सिक्योरिटी वाले होते हैं, लोग खड़े हैं कि अच्छा यार ये क्या हो रहा है। तो वो इतनी मोहब्बत भरी, रूहानियत यही होती है हाँ ना। वो था। सुबह फिर उनका पैगाम आया, विकी का मैसेज आया कि माँ ने दुआएं भेजी हैं। उन्होंने ना ऐसे ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलते हैं दिस एंड दैट। तो वो एक है ऐसी चीज़। आपकी एक एल्बम है पोइट्री की, हाँ जी। मसला है दिल, जी। कुछ हो जाए। अच्छा ना, उसका उर्दू की रिसाइटल की वो है। मैं अगर आप सारी पोइम कहते हो तो मैं यहाँ से पढ़ के बोल देता हूँ। नहीं, जो एक दिल से 4 लाइनें आ जाए हाँ हाँ वही बहुत है। ठीक है। ओ, उसका नाम है मसला दिल। मैं बहुत टेक सेवी हूँ, लेकिन इन अ प्रोडक्टिव वे। हाँ, तो ये देखिए मैंने विद इन सेकेंड्स वो निकाल लिया। ये इट वाज रिटन ऑन 3:43 AM August 31st 2020। फिरदौस मेरे घर का नाम है, तो ऐसे मैं लिख ये लेता हूँ। फिरदौस, ये नज्म गा, हाँ वो मेरे पर्शियन इंप्रेशन, क्योंकि मैंने फारसी पढ़ी है यूनिवर्सिटी में 2 साल, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया और डिप्लोमा किया जिसमें मेरा तो गोल्ड ये मेडल। सारा वो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पंजाब खुद लफ्ज़ फारसी का है, सरदार लफ्ज़ फारसी का है, दस्तार लफ्ज़ फारसी का है। सारे पंजाबी में परसेंटेज ऑफ वोकेबलरी जो है ना वो पर्शियन इंप्रेशन है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की दरबारी ज़ुबान फारसी थी जब लाहौर दरबार था। तो इसलिए मेरी पर्शियन स्टडी की वजह से है, गुस्ताखी माफ़ी। तो वो है कि मसला दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो। मतलब अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बात करनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइन्यूटनेस ऑफ मसला दिल। मसला दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो, जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो। मतलब उससे ज़्यादा नहीं, अगर आप नहीं जानते तो नहीं लिखो, जितनी जानते हो उतनी काफ़ी है। वो जो बारीक हैं, गहरे हैं और अहम भी हैं। अब 3 डायमेंशन हैं, 3 एडजेक्टिव्स हैं। वो जो बारीक हैं, गहरे हैं और अहम भी हैं, वस्लो हिजरां के दरमियाँ के वो जज्बात लिखो। वसल और हिजर के दरमियाँ की वो जो चीज़ है ना वो लिखो। आब मतलब दरिया, पानी, आब का राबता ज़मीनों से है, आतिशों से नहीं, आग से नहीं है। आब का राबता, पानी ज़मीन पे रहेगा। आब का राबता ज़मीनों से है, आतिशों से नहीं। शाम को शाम लिखो, रात को भी रात लिखो। मतलब हाँ, जो दिख रहा है वही लिखो। तेरा किस्सा मुकम्मल ही समझ आ जाएगा, एक पहली और एक आखिरी मुलाकात लिखो, सारा मसला समझ आ जाएगा। कुछ महारत तो दिखाओ मोहब्बत में ज़रा, कुछ महारत तो दिखाओ मोहब्बत में ज़रा, कुछ हिदायत तो मशवरा तो एहतियात लिखो। कुछ हिदायतें बताओ, कुछ मशवरे बताओ, कुछ एहतियात बताओ। तेरा किस्सा कुछ महारत तो दिखाओ मोहब्बत में ज़रा, कुछ हिदायत तो मशवरा तो एहतियात लिखो। सबके अपने तजर्बे हैं, अपने पहलू हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी का नज़रिया, पर्सपेक्टिव, आप उस नज़रिए से देखोगे। और मेरा ये कभी भी हक नहीं बनता कि मैं उसको कहूँ ये गलत है, वो आपकी जगह पे ठीक हो सकता है। सबके अपने तजर्बे हैं, अपने पहलू हैं। तुमने जो देखी है नज़रों से वो हयात लिखो, और जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो। अरे अब जाने भी दो, छोड़ो, हो चुका ये बहुत। अरे अब जाने भी दो, छोड़ो, हो चुका ये बहुत। ऐब तो किस्में नहीं है, तुम बस सिफात लिखो। अब नज़रिया है कि ऐब तो हर दुनिया में के बंदे में मतलब होते हैं, है ना, नोबडी इज़ परफेक्ट। ऐब तो किस्में नहीं है, तुम बस सिफात लिखो। और उसका मकता है कि खुशबू और लज्जत से हो बयां हर एक सिन्फ के तुम। सिन्फ होती है पैटर्न ऑफ पोइट्री, जैसे कसीदा गोई, गज़ल, नज़्म, कव्वाली, काफ़ी, ये सारी सिन्फें हैं, मसनवी। खुशबू और लज्जत से हो बयां हर एक सिन्फ के तुम। अब दीवान से कुछ आगे बढ़ो, कुल्लियात लिखो।
दीवान होता है, जैसे आपने सुना होगा दीवान गालिब। दीवान का मतलब सारी गज़लें, गालिब तकरीबन गज़ल ही लिखते थे। गजल ही लिखते, कुछ नज़में भी थी। हाँ, लेकिन दीवान में सिर्फ गज़लें आएंगी। तो उनका जब दीवान छपा तो दीवान गालिब हुआ तो उनकी सारी गज़लें आ गई। कुल्लियात मीर आपने सुना होगा। कुल्लियात मतलब एक शायर ने कुछ भी लिखा है मुकम्मल तौर पे, वो सारा छपेगा तो वो कुल्लियात हो जाएगा। तो वो कहता है कि खुशबू और लज्जत से हो बयां हर एक सिन्फ के तुम, अब दीवान से कुछ आगे बढ़ो, कुल्लियात लिखो, जितनी तुम जानते हो सरताज उतनी बात लिखो, मसला दिल को जो समझो तो ताल्लुकात लिखो। बहुत सही कहा। और पंजाबी उर्दू की जो एक खासियत है, जी वो पहले ज़माने में पूरा पंजाब एक ही तो होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। अभी भी आप कभी जाओ गांव की, अगर आपने ज़मीन खरीदनी है जब बेचनी है तो उसकी अभी भी फ़र्दें उर्दू में। हाँ पर्शियन इम्प्रेशन की हैं। वसीका, हमारा एक गाना आप ज़रूर सुनिएगा, उसका नाम है तबादले। हमारी फिल्म थी शायर, उसमें है। उसमें सारी जो वोकेबलरी है, जो सारी मेटाफर हैं, वो लफ्ज़ उसके हैं कि खिलरे ख्यालां दे तबादले करा के मैं तां कागज़ां दा सांभ लिया थब्बा, थब्बे दे विचों यादां वाले मरले कनालां किले जोड़ कीता दिलां दी ज़मीन दा मुरब्बा। तो ऐसे चलता आता है कि वसीका नवीसी कैसे हुई, उसमें क्या क्या कमियाँ आई, ज़मींदारी क्या है, ख़रीदारी क्या है, तो ये सारी पटवारी कैसे बनते हैं। बिल्कुल। जी मेरे मेरे फादर भी लाहौर से थे, अच्छा, और पार्टीशन के बाद इस तरफ आए, इस तरफ और आएंगे। उर्दू में लिखा करते थे। गालिब की गज़लें पढ़ के सुनाया तकरीबन करते। सबके जो इस जनरेशन के लोग हैं, सबके दादा उर्दू के अखबार पढ़ते थे, उर्दू में ही लिखते थे। तो वो सबसे पहली ज़ुबान वो उनकी असर है असर है। वहाँ की लैंग्वेज में, और ख़ास करके जी जिस तरह के आप पोइट्री लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सम हो। हाँ, हालांकि कंटेम्प्रेरी ईस्टर्न पंजाब में ऐसा कम है। बहुत कम है, ख़त्म हो गया है। लेकिन पता नहीं, मैं थोड़ा सा डिफ़ॉल्टेड पीस हूँ तो इसलिए वो सारी और चीज़ें मेरे हिस्से आ गई। हाँ, वैसे होशियारपुर में थोड़ी सी ज़्यादा पंजाबियत है। थोड़ी और वेस्ट में जाओ तो उर्दू का असर है, पर आपने उर्दू का असर बहुत कबूला है। खूबी से कबूला है। हाँ, मेरी और ये मोहब्बत है बड़ी इन ज़ुबानों से। मतलब मैं अगर कभी मुझे एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी ज़िंदगी में कि अच्छा मौसीकी और शायरी, तो मैं शायरी ही करूँगा। तो वो मेरे लिए ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है, संगीत से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग इस वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में 3 बड़ी इन्वेंशन जो मुझे लगती हैं, उनमें सबसे पहली ज़ुबान है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है, और एक और आप किसको क्या मान सकते हैं, चलिए ये जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी ऑफ एआई या कुछ, जिसने एक दुनिया बदल दी है। लेकिन इस फिर भी ज़ुबान के मायने आप कम नहीं कर सकते। आप याद करिए कि ख्वाजा फ़रीद को, हमीर खुसरो को आप कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ज़ुबान में कुछ लिखा है, वो आज तक किसी स्क्रिप्ट के ज़रिए आप तक पहुंच गया है, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जब मेरी पीएचडी का जो टॉपिक था ना, वो था मेरे, क्योंकि जो गाइड थे वो संस्कृत से थे, उनकी अपनी डॉक्टरेट सामवेद पे थी, अच्छा, तो अब मुझे देवनागरी में ही लिखना पड़ना था उनके समझने के लिए। हाँ जी गाइड की नजरिए से। तो मेरे पीएचडी का टॉपिक था सूफी गायन परंपरा का साहित्यिक एवं संगीतात्मक अध्ययन। टू मच हिंदी, It इन्नी is हिंदी Sanskrit. बोलते हुए मैं किसी पंजाबी नु नहीं देखा। हाँ, तो मेरी गाइड के लिए मुझे वो जुबान चुननी पड़ी, तो ठीक है। तो लेकिन उसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उसमें सूफी गायन परंपरा का साहित्यिक पहले आ रहा है, संगीतात्मक बाद में बाद में आ रहा है। तो उसका साहित्य इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अंदर तक, इट्स द कनेक्शन इज नॉट विद द जुबां, इट्स विद द सोल। हाँ, रूह तक जाती है वो बात, और वो सफ़ा आपका है। समझने वाले समझ सकते हैं। और वो जो कहते हैं, हल्के लफ्ज़ों में कहो तो दिल से दिल की बात हो गई, हाँ, और
अगर जानने वाले रूहानियत वाले कहें तो वो ये यूं कुछ कहेंगे, दिल से दिल की राह हो गई। राह हो गई, वाह क्या बात। तो अम, होते लफ्ज ही हैं, लेकिन कहे कैसे जाते हैं, सारा मुझे लगता है कि केमिस्ट्री उसी में है। 100%, क्योंकि जैसे हम लोग सिखिज्म से हैं तो गुरबाणी में शब्द की आप देखिए कितनी प्रधानता है, अहमियत है, तो वो इसीलिए है। शब्द तो शब्द रहेगा ही ना। बिल्कुल। हाँ, उसके इसीलिए जब कोई आदमी उसकी लैंग्वेज पे किसी तरह की खूबसूरत कमांड हो तो उसका ख्याल चाहे छोटा हो समटाइम्स, तो उसकी ज़ुबान की लज्जत की वजह से वो लोग उसको सराहते रहते हैं। तो ये अपने बिल्कुल। हाँ। मैं आपसे एक कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, जी जी। जल्दी वाले रैपिड फायर में। अच्छा ठीक। सूफी पोइट्री या स्टेज परफॉर्मेंस, आपकी चॉइस क्या? इसमें तो स्टेज परफॉर्मेंस, दैट्स माय लव। एंड पब्लिक को देख के कुछ होता है, अरे इलेक्ट्रिसिटी? नहीं 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 नहीं, वो तो मेरी एनर्जी। आप मेरे को कहो ना स्टूडियो गाना है तो मेरे लिए मुश्किल है। आपको स्टेज पे गाना है 4-4 घंटे का, उल्टा है, मेरा सारा सिस्टम उल्टा है, मसला ये है। भांगड़ा के गाना? कभी ज़माना था, मैंने इंटरनेशनल फेस्टिवल दुबई में गया था, तो पहले मैं आपको बता दूं मैं गवैया नहीं था, मैं भंगड़ा प्लेयर ही था। तो मास्टर्स तक आते हुए भी मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस में भी भंगड़े की टीम में परफॉर्म किया है। इंटरनेशनल आप कभी दुबई जाते हैं तो अब भी वो होता है कल्चरल फेस्ट, 35 कंट्रीज़ आती हैं, तो वहाँ हम लोग एज ए भंगड़ा प्लेयर गए थे यहाँ पंजाब से, तो मैं वहाँ बेस्ट डांसर निकला था। लेकिन आप ऑब्वियसली अब तो सारा कुछ यही हो गया है, तो मौसीकी ही ठीक है। एक लफ्ज जो आपकी म्यूजिक को डिफाइन करे? म्यूज़िक हो या मुझे, ये दो अलग बातें हैं। आपके म्यूजिक को? इट्स अ वेरी ट्रिकी वन। पीयू के हो ना, तो एक तो tricky इंसानियत, question। एक नो एक वन इंसानियत, दूसरा कुदरत, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे। एक गाना जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? कमर्शियली और बाय माय इनर सेल्फ? जैसे भी आपकी, आपको जैसा लगे कि जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया। हाँ, वो एक गाना था मेरा, निक्की जई कुड़ी, आपने कभी सुना होगा। वो एक इंसिडेंट था मेरे साथ हुआ। वी वर इन चंडीगढ़। आपको तो पता है, जो हाई कोर्ट के आप निकल जाते हैं तो आगे हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाती है और छोटे छोटे पहाड़, वो नदियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये था कि यार यहाँ फ़ोटो शूट करते हैं। इट वाज आई डोंट नो 2007 और 8। तो हम लोग गए, ऐसे ही लिबास में तैयार हुए, पहाड़ों पे तस्वीरें खींच रहे हैं, वापस आ रहे हैं एक गाड़ी जीप में, थोड़ा सा अंधेरा है और ऐसे एक छोटी सी बच्ची आगे से गुजरी भाग निक्की के। जी गुड़िया। हाँ जी। तो आप कैमरा आपके साथ होता है, कैमरामैन भी होते हैं, तो सबको लगा यार ये बड़ी प्यारी बच्ची थी, इसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो हमने ऐसे गाड़ी रोकी, जैसे वो यहाँ से निकली हमारी गाड़ी यहाँ के रुकी, तो मैं इस साइड बैठा था, तो मैंने देखा उसको, उसकी आंखों में एक डर आ गया। उसने एक लकड़ियाँ उठाई हुई थी, छोटी सी थी, मेरे ख्याल 5 साल की होगी वो। तो उसको लगा कि ये बंदे जहाँ से मैं ये उठा के लाई हूँ, ये वो मालिक हैं, अब ये मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे या कुछ। उसने वो एक उस हाथ में उसका लिफाफा था, उसमें कुछ फल थे किसी पेड़ से, दूसरा वो उसने दोनों चीज़ें सड़क पे फेंकी। यहाँ कंडियाली एक तार थी कांटों वाली, उसको लांघा और भाग गई। और ये सारा इंसिडेंट विद इन 30 to 45 सेकंड्स में हो गया होगा। तो पिक्चर तो कुछ रही नहीं। वहाँ से हाई कोर्ट से थोड़ा दूर से लेके मेरा घर 38 तक 40-45 मिनट का ही रास्ता होगा। तो दोनों सारे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मैं नहीं बोला तो कोई और भी नहीं बोला। अगले दिन मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाना था, मैं गया नहीं, उसके अगले दिन भी नहीं गया। तो दोस्तों की कॉल्स आने लगी, अच्छा कहाँ हो, क्या है? मैं कहा बस हूँ, आता हूँ। तो उससे तीसरे दिन आज मेरे पास डेट है, आप बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा। बिल्कुल नहीं।
यस, मार्च 7th, सो मार्च 5th की वो इंसिडेंट होगा 2008, 1:30 PM, सेक्टर 38C चंडीगढ़। तो वो सारा गाना आप सुन लीजिएगा, यहाँ मैं आपको क्यों रिपीट नहीं करूँ। नहीं, आप रिपीट करिए ना। अच्छा, जी करिए। वो ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਲੱਗੀ ਸੀਪ ਸੀ, ਦੇਖੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਈ ਚੋ ਤੇ ਸੂਏ ਟੱਪੇ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਛਾਂ ਲੱਭ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਪਈ ਛੰਨ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਫੇਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੇਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਮਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ, ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਫੰਬੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾ ਖਹਿ ਗਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਖੋਂਡੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਕੂਕ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੇਲੇ ਮੱਝੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਪੱਗ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਵੇ ਸਰਪੇਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੀ ਜੁੜੀ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਟੰਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਣੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਰੁਕਦੀ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਡ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਬੱਚੀ ਸੁੱਟ ਦੌੜ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੌੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੇਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਲਣ ਲਿਫਾਫਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਤਾਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ सिचुएशन, जो 2 दिन बाद एज इट इज़ वो मैंने लिखी, फिर वो आप उस आलम से बाहर आए और या देन नॉर्मलाइज्ड योर लाइफ। रूहानियत, एम्पैथी जिसकी आपने बात की जी हाँ, कि आपको लगा कि ये पाप हो गया, हाँ कि उसने सारा दिन उसने लगा सब के कुछ वो डंडे चींटियाँ इकट्ठे किए इकट्ठे थे, किए होंगे, फाली थोड़ा सा इकट्ठी खाने किए के लिए वो घर के लेके जाएगी, उसकी माँ भी अब मारेगी तू लेके नहीं आई कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक हैं इंसान तो सोचते हैं। पंजाबी और उर्दू, नहीं पंजाबी ऑब्वियसली है। एक वर्ड क्या कहेंगे धुरंधर के लिए? क्या कहते हैं उसको, मेहनत का जो प्रोफाउंड वर्जन होता है, खालिस मेहनत। बहुत मुझे पता है, हम फिल्म, मैंने 5 फिल्में की हैं, फिल्म मेकिंग इज़ द टफेस्ट बिजनेस एंड वर्क टू डू। तो मैंने अभी आई वेंट टू इंडियन आइडल, तो वहाँ चलिए बात हुई, इसकी ये गाने भी हुए, उसके 2 लड़के और आए हुए थे जिन्होंने उसमें गाना गाया था, तो मैं, विशाल सर बैठे थे, करिश्मा कपूर बैठी थी, तो मैंने कहा जब एक सीन आता है रणबीर सिंह का, जब वो वापस ट्रेन में घर को जा रहा है, अगर आपको याद हो, तो वो एक बच्चे को देखता है और रोता है, तो अब मैं कभी वो मुझे मिला, पूछूंगा कि आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा कि वो असल में रो रहे हैं। इतना रियलिस्टिक होना पड़ता है, और कितने ड्रेन्ड होते हो आप डेली, रोज़ आपको अगर ऐसा 2 सीन करने पड़ जाएंगे ना, तो यू आर डन। तो ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। आई stood up there and I gave a standing ovation without any presence of the crew or cast from the film. So this is how I adore the hard work. रणवीर सिंह के बारे में क्या कहेंगे? यही मतलब कि न मालूम वो इतने पुख्ता हो गए हैं और इतने ईमानदार हो गए हैं अपने काम के लिए, पहले भी थे, जाहिर सी बात है। कई बार कोई चीज़ें होती हैं जो आपके लिए शायद बनी होती हैं, या आप उसके लिए बन जाते हो, तो इतनी मेहनत उन्होंने की हुई होगी। मैं करिश्मा जी से भी बात कर रहा था कि रोज़ अगर वो फ़र्ज़ करिए बॉम्बे शूट कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो रात को जब वो अपने होटल या घर आते होंगे, तो कितना बंदा खाली हुआ होगा, कितना बंदा भरा हुआ होगा, कितना ड्रेन्ड होगा, कितना क्या होगा। तो ये
ये बहुत मुश्किल काम है जी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने 5 मिनट में एक लाइन लिख के गा दी और मैं कहूँ सारा सेहरा मेरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनकी मेहनत कभी देखेंगे, 7-7 8-8 महीने शूटिंग चलती है, 24 घंटे चलती है, आप सोना नहीं मिलता, ये है वो है, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, हर किसी की अपनी तपस्या होती है जो उसमें जाती है। आदित्य धर। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना उनको देखा है वो बड़े मासूम और बहुत ही फितरतन बड़े नाजुक मिजाज नज़र आते हैं। तो मैंने वहाँ भी ये बात की, मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप इतना कहर, इतनी जद्दोजहद, इतनी खून खराबा कैसे सोच लिया उन्होंने, क्योंकि फितरत में अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है। और उसको बयान कर देना फिल्म में, देखिए एक तो राइटर्स का क्या है, चलिए ये है तो बड़ी बात, आपने कागज़ पे लिख लिया है बस, ठीक है, लेकिन उसको जब दिखाना होता है ना जी, ज़ोर तब लगता है। तो मेरे लिए जितना आइडिया की वैल्यू है उतनी ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। आप मतलब इतना एक्शन आप हॉलीवुड देख, क्योंकि मेरी नर्सिंग फिल्म की हॉलीवुड हुई है, तो आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो। तो वो जो लास्ट सीन्स हैं उनके, जहाँ पे इतनी मार धाड़ होती है, इतना ट्रू एक्शन दिखा देना, ये बहुत बड़ा आसान काम। नहीं होता, हाँ, बहुत तो बड़ा आई यस स्केल पर सोचना यस, पड़ता हाँ, है। आई सल्यूट आदित्य। पर इसका पूरा वर्जन बनाने की सोची, क्योंकि आपने और भी शब्द लिखे हैं। हाँ जी, और इसके भी हाँ, उसी दिन मैंने, जैसे वो कन्वर्सेशन चलती रही ना, तो जब उसने बताया कि ये ऐसा गाना है जैस्मीन ने गाया है, इसमें ये लाइन है, अगर बाजी मुझे पता होता कि आप इतने जंगजू आदमी हैं कि अच्छा ऐसे करने वाले, तो मैं ये सारा गाना भी बनवाता आपसे। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं। उस वक्त जेन्युइनली टच वुड मेरा एक ही इमोशन और मोटिव था कि यार ये इसने लास्ट टाइम पे एक उम्मीद करके या एक मोहब्बत से मुझे कॉल किया है, तो मैं कुछ भी करके इसका गाना प्लेस हो जाए फिल्म में। मतलब ये मेरा जेन्युइन इमोशन था। अगर आप शाश्वत आप सुन रहे हो तो ये आई सैंग दिस सॉन्ग ओनली फॉर यू ऑनेस्टली, मतलब इसमें किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आदित्य सर के लिए मेरी प्यार नहीं है, या रणवीर सिंह के लिए, या धुरंधर के लिए, लेकिन उस एन वक्त में मुझे ये था कि किसी ने आप उम्मीद करके या मोहब्बत करके आपको कॉल किया है, तो मैं किसी तरीके से उस पर खरा उतर जाऊँ। तो इसलिए मैंने वो करने की कोशिश की थी। और उसी दिन मेरे पास टाइम था ही, लुधियाने जाते, तो मैंने वो गाना शुरू हो गया था, तो मैंने 7 अंतरे उसके और लिख दिए। तो वो मैंने अभी गाए भी थे अहमदाबाद, जब स्टेजों पे गाता हूँ वो जनरली लोगों ने सुना भी है पर अभी। इसको एल्बम में डाल के। हाँ जी, हाँ जी, अभी हमारी टीम को T3 से कॉल आई थी, भूषण सर से भी, कि आप प्लीज़ सारा वोकल डब कर दें और हम इसको रिलीज़ करना चाहते हैं। सो आई हैव डब्ड ऑलरेडी, एज यू नो कि मैंने तो वो माइक ऑन करना है, और जितने मिनट का गाना 45 मिनट उसको गर्म करना है। बस उतना ही टाइम है उसके बाद। अगर 7 मिनट का गाना है तो 7 मिनट में ही वो एक टेक में सारा ऐसे गा देता हूँ जैसे स्टेज पे गाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े सारा गाना दोबारा गा दूंगा, 14 मिनट सारे अंतरे 2 बार गा दूंगा, मुखड़ा 2-4 और बार 15 मिनट में सारा गाना डब करके उनको भेज देता हूँ। यू मेक इट साउंड सो सिंपल। इतना सिंपल होता तो नहीं होएगा। पता नहीं, अपनी अपनी ये वो है, टेक है। कई लोग बड़े, मैं बॉम्बे अभी शायद नाम नहीं ले सकता, तो वो 1-1 साल लगे रहते हैं गाने। अब ये मैं कहूँ कि ये गलत है, नहीं है, वो अपनी उनकी टेक्निक है, अपना तरीका है, वो उनकी कन्विक्शन ये है कि यार एक गाने पे ऐसा लगो कि बस ये हो जाए। पर मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि यार डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। आपने 1 साल एक गाने पे मेहनत की, खुदा ना खास्ता अगर वो उसको एक्सेप्ट ना करें, लोग कबूल ना करें, तो आपको ज़्यादा दुख होगा। आप पानी की तरह बहते चलो, बनाते चलो, जो अच्छा लगता है, जो चलना होगा चल जाएगा, नहीं चलेगा तो बस ठीक है। तो अगर ये फितरत रहेगी तो मेरे ख्याल से आप फितरतन फनकार रहोगे। वो कहते हैं जिस पर रब दी मेहर हो। हाँ जी, वो फिर जो फार्मूला बनाता है वो फार्मूला चल जाता है। आपका ऐसा, वो कहते हैं दरिया की तरह, जो पंजाब पंज दरिया दा देश है। लैंड हैगा, हाँ जी, तो ਤੁਹਾਡਾ दरिया की तरह चल रहा है। चल रहे, हाँ। Satinder Sartaaj, I can't tell you how moving this conversation has been. Oh, thank you very much. And
बहुत सुना आपको, बहुत सुना, लेकिन एक एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जहाँ आप अच्छे से बहुत अच्छे चल रहे होते हो और उसके बाद एक ग्रेटनेस का दौर आता है. आई थिंक दिस इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओके where your talent has been recognized by the world. और सिर्फ टैलेंट रिकग्नाइज, आप इंसानी तौर पर जिस तरह से पेश आते हैं, इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. सो नहीं बिल्कुल, मेरे लिए खरा इंसान होना बड़े फनकार होने से बहुत ज़्यादा बड़ी बात है. मेरे जितने लोग मेरी टीम में हैं वो खरे इंसान हैं, इसलिए मेरी टीम में है. उनमें कैपेबिलिटी कितनी है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, जितनी मुझे ज़रूरत है. फ़र्ज़ करिए एक ढोलक प्लेयर है, मैं कौन सा नुसरत फ़तेह अली खान हूँ ऐसा गवैया कि जिसको ऐसे ढोलक नवाज चाहिए. जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है उतना तो वो बजा ही लेगा, लेकिन अगर वो फितरतन खूबसूरत इंसान हुआ तो वो एक जर्नी अच्छी बन जाएगी, लंबी बन जाएगी. तो ये जेन्युइनली मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि कोई इंसान कैसा है. ये कि क्राफ्ट्समैनशिप है, ये पॉलिश की जा सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इंसान को नहीं बदल सकते, फितरत नहीं बदल सकते. बहुत सही कहा आपने. और आप भी अपनी फितरत ना बदलिएगा, क्योंकि जी द ट्रू ब्लू ओरिजिनल सतिंदर सरताज इज़ एक्सट्रीमली एंडियरिंग. थैंक यू वेरी मच. एंड दुनिया ने आपको ऐसे ही देखा है, ऐसे ही डिस्कवर किया और ऐसे ही नवाजा है. आपको नवाजा है. जी तो वो कहते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप, जी, thank you. और पंजाब का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें. यही हमारी दुआ रहेगी. बहुत बहुत मेहरबानी. थैंक यू वेरी मच. और बातें दिल से का पहला एपिसोड है. आपको मुबारक हो एंड मेनी मेनी विशेस फॉर अ लॉन्ग ह्यूज ब्यूटीफुल जर्नी. थैंक यू सो मच. और पहली जर्नी, पहले पड़ाव पर इतनी रूहानियत की बातें हुई. दिल से थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.